मॉनसून की दस्तक के साथ ही आधे हिंदुस्तान में तबाही का मंजर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश से तबाही ही तबाही का आलम है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है और ये सिलसिला जैसे चल निकला है। वहीं रिहायशी इलाकों में कुदरत का क्रोध देखने के लिए मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में हर रात खौफ का आलम होता है। फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और इसकी वजह से लोग डर और दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। अच्छा, पहाड़ों की अगर बात की जाए तो सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जो है वो बड़े शहरों से कट चुका है। भयंकर जल प्रहार की चपेट में देश के कई शहर आ गए हैं। सड़कों पर सैलाब है। देश के कई हिस्सों में जिंदगी को बचाने के लिए जंग जारी है। आज भी देश के 29 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और पिछले कुछ घंटों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें और खबरें अगर किन्हीं राज्यों से आ रही हैं तो वो दो राज्य हैं, दोनों पहाड़ी राज्य हैं। एक हिमाचल प्रदेश है और दूसरा उत्तराखंड है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे इन पहाड़ी राज्यों से। पहले बात उत्तराखंड की करेंगे। रुद्रप्रयाग, आज सुबह यहां भीषण हादसा हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पर एक मिनी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। भारी बारिश, बादल फटने की वजह से यहां अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है और ऐसे में एक मिनी बस जो इस इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखते ही देखते यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। हालांकि कुछ लोग बस से जान बचाकर बाहर आ गए, लेकिन हादसे में एक शख्स की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल 18 लोग थे जो इस मिनी बस में सवार थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बस ऊपर सड़क से गुजर रही थी और अचानक से ये बस नीचे उफनती अलकनंदा नदी में जा गिरी। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में जो बस खाई में जा गिरी है उसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीबन 8 लोग निकाले गए हैं और बाकी करीबन 9 से 10 लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश जारी है। हमारे साथ रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदा जी हैं। सर, ये जो हादसा हुआ है, पहले तो जानना चाहिए कितने बजे का हादसा था, क्या बस? आज सुबह 7:30 बजे का हादसा था और हादसे में एक टेम्पो ट्रैवल 2 से 250 मीटर नदी की तरफ ये घोलतीर के पास बद्रीनाथ और बद्रीनाथ कर्णप्रयाग हाईवे, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग हाईवे के बीच में नीचे गिर गया था और जिससे कि इसमें 18 से 19 लोगों की सवारी संभावना थी, इसमें बैठे थे। और जैसे ये नीचे गिरा तो सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया गया, जिसमें कि अभी तक 10 लोगों को रिकवर कर लिया और बाकी की खोजबीन जारी है। अभी मतलब करीबन 8 से 9 लोग अभी भी सर इस बस में हो सकते हैं जो? जी हो सकते हैं, अभी उनकी खोजबीन जारी है सर। जैसे कि अभी तक बस का मलबा भी नहीं मिल पाया क्योंकि अलकनंदा नदी में इस वक्त स्तर बढ़ा हुआ है। कितना मुश्किल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन और बाकियों को ढूंढ? बाकी को आप देख ही रहे होंगे कि मुश्किल तो काफ़ी है, मगर चलो इन मुश्किलों में ही तो हम लोग काम करते हैं और अगर मुश्किल ना हो तो फिर हम लोगों का काम करने का औचित्य भी नहीं होता है। ठीक है, मगर बड़े दुख की बात है कि ये लोग उदयपुर राजस्थान से और बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। सर, लेकिन ये जो 10 लोग आपने निकाले हैं इसमें से सब लोग ठीक हैं, किस अवस्था? कुछ ठीक हैं। अभी मैं जिला अस्पताल में अभी जाएंगे, अभी उनका जायजा लेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर ऑन स्पॉट पे नहीं लिया जा सकता इस प्रकार का। ऑन स्पॉट पे जो जिस प्रकार की कंडीशन है उसे फटाफट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। महिलाएं बच्चे भी उसमें शामिल थे? कितने महिलाएं कितने बच्चे? अभी महिला बच्चे का हम वहीं हॉस्पिटल में ही बताएंगे आपको। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदा जी बता रहे थे कि किस तरीके से उदयपुर राजस्थान से बस आ रही थी और उसके बाद यहाँ रुद्रप्रयाग से जब ये आगे बढ़ी करीबन 9-10 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ की तरफ जा रही थी तो उस दौरान अनियंत्रित होकर या किसी और वजह से जिसकी अभी जाँच चल रही है ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जो कि बस जब गिर रही थी उस दौरान बाहर निकल गए हों, शायद उनको निकाला गया है। अभी भी करीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। बस का मलबा तक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उफनती नदी है, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया है। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी का ये कहना है कि बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन फिर भी जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार काम कर रही है उन 8-9 लोगों को ढूंढने की कि वो कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। और जो घायल हैं करीबन 10 लोग, उसमें से महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, चालक परिचालक भी हैं और अभी उनका इलाज जो है वो जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में चल रहा है और जब थोड़ा बहुत वो ठीक हो जाए तो उनसे और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी।
देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग हादसे में एक और शव बरामद कर लिया गया है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं इस वक्त घटनास्थल रुद्रप्रयाग पर ही, और वहीं से ताजा अपडेट लेते हैं दीपक से। जरा जानते हैं दीपक से। दीपक, कुछ देर पहले तक एक शख्स की मौत की बात कही जा रही थी, अब मरने वालों का आंकड़ा 2 पर पहुंच चुका है। अभी ताजा स्थिति क्या है दीपक? जी बिल्कुल रोमाना, अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 शव बरामद कर दिए गए हैं। 9 लोग अभी भी लापता हैं और जो बाकी लोग हैं उनका जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो जगह है जहां पर ये बस सुबह अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। ये आप सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क जो है वो काफ़ी नैरो यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ये स्लाइडिंग एरिया है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी स्लाइड होता है और कई सारे हादसे पहले भी यहाँ पर हो चुके हैं, चाहे बस के ऊपर पत्थर गिरना हो, चाहे यहाँ पर सड़क बंद होना हो, इस तरह की तमाम चीज़ें होती रहती है। आज सुबह करीबन 7:30-8 बजे के बीच जब ये टेम्पो ट्रैवलर जो बताया जा रहा है 18 सीटर यहाँ से गुजर रहा था, ये सड़क के किनारे जो बोल्डर लगे होते हैं उनको तोड़ते हुए, आप देखिए ना सामने बिल्कुल आपको दिखेंगे तो एक तरीके से अगर कोई गाड़ी अनियंत्रित भी होती है तो इन जो बोल्डर जो सामने लगे होते हैं सड़क किनारे उस पर फंस जाती है, अटक जाती है। लेकिन इसकी स्पीड आप समझिए कितनी ज़्यादा होगी कि वो पूरे बोल्डर को तोड़ते हुए नीचे बस गिरी है। करीबन 100 फीट से ज़्यादा की गहराई होगी इस खाई की। उसके बाद बस 2-3 पलटियां खाते हुए नीचे जो अलकनंदा नदी आपको दिख रही है उसमें जा समाई है। अलकनंदा नदी की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप तस्वीरों से ही समझ जाएंगे कि उफान कितना ज़्यादा है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है रुक रुक कर और इस वक्त जलस्तर अपने सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि जो बस यहाँ नदी में गिरी है उस बस में जो लोग अभी बताए जा रहे हैं उस वक्त रहे होंगे वो उनका भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान सुबह से ही लगातार छानबीन में लगे हुए हैं, कोशिश करने में लगे हुए हैं कि जो लोग इस बस में सवार थे सबको निकाला जा सके। लेकिन अब तक 8 से 9 लोग ही निकाले पाए हैं। बाकी एक शव उसी दौरान यहाँ पर मौजूद था जो कि बस जब पलटी होगी उस दौरान वो बाहर गिर गया हो, उसको वहाँ से रिकवर किया गया है। एक शव ये बताया जा रहा है कि इस नदी में बहकर आगे चला गया था, वहाँ से उसे बरामद किया गया है। ऐसे में इस नदी के पूरे 100-200 मीटर आगे और 100-200 मीटर पीछे तक पूरी तरफ से आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार छानबीन कर रही है। हमारे साथ आईटीबीपी के सीईओ वीरेंद्र सिंह रावत हैं जो कि जिनकी टीम यहाँ पर लगातार सुबह से रेस्क्यू कर रही है। सर, कितना मुश्किल ये हादसा था, कैसे हुआ, कुछ जानकारी आपको क्या? यहाँ पे लगातार पिछले 2-3 दिनों से वर्षा हो रही है तो रोड थोड़ा स्लिपरी है और आपने भी देखा है ये यहाँ पे शार्प टर्न है, तो संभवतः ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया होगा, इस वजह से ये बस गिरी है। और आपने अभी देखा है कि अलकनंदा रिवर का बहाव भी काफ़ी तेज़ है, तो इस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में कुछ दिक्कतें आई हैं। लेकिन हमारी टीम को जैसे ही सुबह सूचना मिली थी हम तुरंत यहाँ मौके पे पहुँचे और एक प्लाटून की हमारी नफरी और एनडीआरएफ ने यहाँ पे एक शव को बरामद किया है और जो 8 इंजर्ड थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में पहुँचाया है। तो रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है और जहाँ पे पानी स्थिर होगा वहाँ पे बस और बाकियों को ढूंढने की कार्रवाई की जाएगी। 9 लोग अभी भी लापता हैं क्योंकि टोटल ड्राइवर समेत 19 लोग बताए जा रहे हैं, तो 10 आपने मिल गए हैं जिसमें 2 डेड बॉडी हैं और 9 लोग अभी भी लापता। जी हाँ जी, अभी 9 लोग लापता हैं, उनको ढूंढने की कार्रवाई जारी है। इतनी उम्मीद है सर क्योंकि बहुत गहरी खाई और उफनती नदी, ऐसे में इस बीच इस बस को, क्योंकि बस का मलबा तक नहीं मिल रहा है, ऐसे में जो उसमें लोग सवार हैं उनको ढूंढ पाना कितना मुश्किल तो है, लेकिन हमारे पास टेक्निक्स हैं, ढूंढने की पूरी कार्रवाई की जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपको क्या वजह लगती है इनिशियली कि क्या वजह रही हुई? क्या स्लाइड हो रहा था, बारिश की वजह से अनियंत्रित हो गई हुई गाड़ी, क्या वजह लगती है कि हादसा? बारिश, रोड स्लिपरी था और शार्प टर्न। वीरेंद्र रावत जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी टीम यहाँ पर सुबह से लगी हुई है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, रुद्रप्रयाग से करीबन 12-13 किलोमीटर आगे इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सड़क काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है इन दिनों क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है और यहाँ पर अचानक अगर ऊपर से खाई कोई पत्थर गिरा हो स्लाइड की वजह से तो हो सकता है कि उस वजह से भी बस ने अपना नियंत्रण खो दिया हो और ऐसे में बस नीचे खाई में जा गिरी। यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी जानकारी दे रहे थे दीपक कि एक तो फिसलन थी सड़क पर और इसके अलावा जो मोड़ था वो बहुत खतरनाक था और शायद यही शुरुआती वजह नजर आ रही है इस हादसे की। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है इन दिनों और इसी की वजह से अलकनंदा नदी जो उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय के बेलनी पुल के नीचे 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई है। नदी अपने सामान्य जल स्तर से ऊपर बह रही है, आसपास के इलाकों में खतरा बना हुआ है और केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया में पहाड़ी से लगातार बोल्डर्स
मलबा, बड़े बड़े पत्थर आकर नीचे गिरे। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में फिलहाल रोका गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी देखिए, अलकनंदा नदी है, कैसे उफान पर बह रही है। पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने के लिए मिल रहा है, और पहाड़ों में तो खासतौर से, क्योंकि बाढ़ बारिश के साथ भूस्खलन शुरू हो जाता है और ऐसे में पहाड़ों की मिट्टी, पहाड़ों का मलबा, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आकर सड़क पर गिरने लगते हैं और सड़कों पर फिसलन हो जाती है। इसी वजह से हादसों का खतरा बहुत बढ़ जाता है, और यही आज बड़ी वजह बताई जा रही है रुद्रप्रयाग में जो एक मिनी बस दुर्घटना का शिकार हुई। ये अलकनंदा नदी है, और अलकनंदा नदी जो है उसमें जलस्तर आप देखिए कितना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। उफान पर अलकनंदा नदी बह रही है, और ये आप देख रहे हैं वो शिव मूर्ति 15 फीट ऊंची ये शिव मूर्ति है, लेकिन फिलहाल आपको उसकी ऊंचाई नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि वो पूरी तरीके से जलमग्न है। तो ये तो उत्तराखंड का आपने हाल देखा। अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलूंगी। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कुल्लू में बादल फटने से हालात बेहद खराब है। सैंज घाटी में नदी उफान पर है। तबाही के आलम का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारी बारिश के बाद ट्रक खिलौने की तरह, देखिए जरा कैसे ये पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रक है, आप सोच सकते हैं जरा, ट्रक ऐसे खिलौने की तरह बहता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लास्टिक का खिलौना हो, जबकि ये बड़ा ट्रक है और लहरों के तेज बहाव में बह रहा है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में सैंज घाटी, और सैंज घाटी में बादल फटा तो मतलब भरभरा कर आसमान से पानी जमीन पर आया, और उसी वजह से ये बाढ़ की स्थिति, ये उफनती लहरें जिसमें ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आ रहा है। हिमाचल टू उत्तराखंड, ये पहाड़ खंड खंड, बाढ़ बारिश की वजह से पहाड़ों में जो तबाही आई है उसी की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ कुल्लू में ही नहीं बल्कि कांगड़ा में, मंडी में, शिमला में, सिरमौर में बाढ़ बारिश का खतरा, फ्लैश फ्लड्स का खतरा, और इसीलिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा, 3 लोगों के बहने की खबर है। सैंज घाटी में जो बादल फटा उससे जो तबाही आई है वही तस्वीरें आपके सामने। तो कुल्लू में बादल फटने से पावर प्लांट को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फ्लैश फ्लड था और पूरा का पूरा पावर प्लांट तबाह कर गया ये पानी का तेज बहाव। बड़ी गाड़ियां, ट्रक सब मलबे में दब गए। ये देखिए, यहां गाड़ियां जो हैं वो मलबे में धंसी हुई नजर आ रही हैं। यहां ये पावर प्लांट कुल्लू में, और जो फ्लैश फ्लड आया उसी के चलते सब कुछ तहस नहस। फ्लैश फ्लड के बाद जो पानी का तेज बहाव आता है तो वो पहाड़ों से जो पानी गुजर कर आता है अपने साथ मलबा बहुत ज्यादा लेकर आता है। इसी वजह से मलबा जिसमें धंसी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिसमें धंसा हुआ पावर प्लांट नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कल बादल फटने से तबाही हुई है। हादसा लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के नजदीक हुआ है। बादल फटा, बादल फटने से 8 मजदूर पानी में बह गए। 2 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 6 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। हादसा अचानक आई बाढ़ के चलते हुआ है। एक व्यक्ति का शव बहते हुए बनूनी खड्ड से नीचे पहुंच गया, और दूसरा शव जो है वो प्रोजेक्ट के 2 नंबर फेज पर मिला है। राहत बचाव टीम मौके के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन रास्ते टूटे होने की वजह से जो घटनास्थल है वहां तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। रेस्क्यू टीम को पैदल मौके तक पहुंचना पड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ बाढ़ बारिश की वजह से रास्ते टूटे हुए हैं, रास्ते कटे हुए हैं, और रेस्क्यू टीम पैदल घटनास्थल तक पहुंची है, इसीलिए रेस्क्यू शुरू होने में वक्त लग गया। देरी से बचाव का काम शुरू हो पाया, और फिर
रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। बादल फटने से ये तबाही, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर भी एक पावर प्लांट जो चपेट में आया इस पानी के तेज बहाव में, और यहाँ प्रोजेक्ट में जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए। 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 6 अभी लापता हैं। तो बादल फटने से तबाही के ये मंजर एक के बाद एक जो हिमाचल प्रदेश से सामने आ रहे हैं। प्रोजेक्ट में हूँ इधर सर। सभी आप सब लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और क्या हुआ है? सर ऊपर फ्लड हुआ, पता नहीं बादल बुदल फटा क्या हुआ, बुरा हालात है। ऊपर तो पानी पानी हो गया सब जगह। कहाँ? सर ऊपर कॉलोनी में। और कुछ लोगों के बहने की भी खबर सुन रहे हैं? सर पता कोई पता नहीं लग रहा, सुन तो रहे, अभी पता कन्फर्म नहीं हो रहा क्या क्या हुआ। कब हुआ हादसा ये? आपने कुछ देखा वहाँ पर, क्या हुआ? सर यही वही टाइम, उस टाइम लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था सर। दोपहर का हादसा हुआ? हाँ जी। ठीक है, तो हुआ क्या अचानक? आप वहीं थे मौके पर? सर मैं अंदर रूम में सोया था, एकदम ही बाहर आवाज़ आई तो बारिश लगी थी, एकदम बाहर आवाज़, पूरा पानी पानी चला हुआ था बुरे हाल से, पत्थर ही पत्थर घमा घम करके। तो आपको कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं है, कितने लोग मिस कोई पता नहीं सर। हमारे जो कॉलोनी सबसे नीचे है ना, कोई पता नहीं उस चीज़ का सर। जो हमारी कॉलोनी के साथ है वो तो सारे सेफ है सर। ऊपर का कोई पता नहीं सर, कोई खबर नहीं आ रही। उससे ऊपर और भी लोग थे? उसके ऊपर थे सर। और वहीं धर्मशाला से विधायक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर भी सवाल उठाए। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है, सरकारी आंकड़े तो बाद में आएगा। तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज़ हैं। प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। सरकार को संवेदनशील होकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल के लिए आज भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्री मानसून बहुत जल्दी आ गया है, तो मुझे लगता है कि हमारी इसमें तैयारियां निश्चित तौर पर अच्छी है। और बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूँगा कि वो सिटीज़ में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। तो अगर नदी के किनारे जाते, खड नालों के किनारे जाते, तब नुकसान होता है। कि आप आइए, अच्छे होटलों में रहिए, नदी और नालों के किनारे के पास ना जाइए, और मानसून पर्यटन का भी आप लाभ उठाइए, ये मैं कहना चाहूँगा। उधर हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर मचा दिया। बाढ़ की वजह से मनाली को लेह और शिंकुला से जोड़ने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिंगजिंगबार और शिंकुला के पास नालों में बाढ़ आ गई है। कई पर्यटक बताया जा रहा है इन हिस्सों में फंस गए। इस बीच एक घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। नदी के दोनों तरफ कुछ लोग रस्सी पकड़कर खड़े हो गए। एक रस्सी के जरिए घायल शख्स को नदी के दूसरी तरफ ले जाया जाने लगा, जबकि दूसरी रस्सी को पकड़कर कुछ लोग सहारा देते दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही पानी के तेज बहाव में उनका संतुलन बिगड़ गया। नदी किनारे खड़े लोगों ने घायल शख्स को तो किसी तरह बाहर खींच लिया, लेकिन उसे सहारा दे रहे 3 लोग बहने लगे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जबकि नदी की तेज धारा एक शख्स को बहा ले गई। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो भी पानी से बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। इस भारी बारिश का असर गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। सूरत में बीते 5 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये सूरत का सूरत हाल आपके सामने। भारी बारिश के बाद यहां सूरत में तबाही का मंजर है। तस्वीरें आप देखिए कैसे जल कर्फ्यू सूरत में लगा हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लबालब पानी। देखिए जरा कैसे ये सड़क किनारे जो दुकान, मकानों के दरवाजे, वो सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
और गुजरात के नवसारी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बाद नवसारी में मंदिर सैलाब की चपेट में आ गया है। बारिश से हालात कितने खराब हैं उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दिवाले तक उफनती नदी में समा रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हालात बद से बदतर होते हुए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। आपको सूरत से और विस्तृत रिपोर्ट दिखा देती हूं। सूरत जहां मूसलाधार बारिश हो रही है और मुश्किलें लगातार जारी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके सूरत के पूरी तरह पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। गुजरात के सूरत में मानसून की बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लगातार होती बारिश की वजह से चारों तरफ पानी का कब्जा दिख रहा है। सड़क पर पूरी तरह पानी भर गया है। लोगों के घरों के भीतर भी पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को भी सूरत में बारिश जारी रही, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें पेश आई। घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिख रही हैं, तो लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग घुटने भर पानी के बीच होकर जाते हुए दिख रहे हैं, तो कई लोग बाहर निकलने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पानी अगर यहाँ पे आप देखो तो 3 दिन से अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और जब पानी आया तो सूरत में आप देख सकते हो कि सिटी में, शहर में बहुत सारा पानी यानी बारिश गिरा था, तो उस हिसाब से भी पानी यहाँ पे भर चुका है। सूरत में हुए जलभराव से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। पिछले 2 दिनों में लगातार ये बारिश चालू हुई। पहले दिन जब बारिश बंद हुई, पानी नीचे उतरा। ऐसे ही सूरत शहर प्रशासन द्वारा जल्द से दवाई छिड़कने के साथ साथ सफाई की कामगिरी भी कर ली गई थी। वहीं हिमाचल के बाहंग में भी तबाही का आलम है। बादल फटने और लगातार हो रही तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद मनाली के बाहंग में 3 दुकानें सैलाब में बह गई। लोगों को मौके पर अलर्ट किया गया। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो बारिश के बाद ये तबाही के मंजर। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य, उसी की तस्वीर एक बार फिर आपके सामने है। किस तरीके से मनाली में हर तरफ पानी ही पानी और उससे बर्बादी। जरा जम्मू कश्मीर के राजौरी का हाल भी देख लीजिए आप। यहां भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। देखिए कैसे सड़कों पर फिसलन इस बारिश और पानी की वजह से, और इसी फिसलन की वजह से कई हादसे भी उनका खतरा बना हुआ है। लोगों के घरों तक में पानी पहुंच रहा है और मलबे वाला पानी, क्योंकि भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ों से बारिश पानी के साथ मलबा बहकर आ रहा है और वो लोगों के घर में तहस नहस कर रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीरों के बाद एक बार फिर हिमाचल की तस्वीर आपके सामने। ये मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंडी में भारी बारिश के बाद वही सैलाब का खतरा। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे रिहायशी इलाके जो हैं वो जल जंजीर में बंध गए। तो ये ब्यास नदी आप देख रहे हैं कैसे उफान पर है। पहाड़ी इलाकों से जरा मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं। अब तस्वीर आपके सामने हरियाणा की है। उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा के अंबाला में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ बारिश से रिहायशी इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए। जगह जगह जल भराव। देखिए कैसे सड़कों पर पानी लबालब है। और ये हाईवेज हैं, ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, और इनकी हालत देख रहे हैं हम। ऐसे में जो गली मोहल्लों के बीच में सड़कें हैं उन पे क्या इस वक्त गुजर रही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से हर साल इसी तरीके की तस्वीरें मॉनसून के मौसम में सामने आती हैं। सवाल यह है कि आखिर हर बार सिस्टम इतना बेबस क्यों हो जाता है।
पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि मैदान और शहरों में भी सैलाब की मार है। सूरत और नासिक की तस्वीरें देश देख रहा है। इससे पहले मुंबई और दिल्ली जैसे देश के बड़े शहरों का भी यही हाल था। भारी बारिश के बाद ये शहर बाढ़ में डूबे थे। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? हर बार दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे राज्यों और बड़े बड़े शहरों में मॉनसून के दौरान ऐसे ही दृश्य दिखते हैं। सही बात है, बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हम अपने शहरों को हर बार बाढ़ में डूबने से बचा नहीं पाते? अलग अलग रिपोर्ट्स और टाउन प्लानर्स इसकी जो वजह मानते हैं। इसके मुताबिक शहरों के बाढ़ में डूबने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती आबादी के हिसाब से योजनाएं तैयार न करना है। दरअसल शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से शहरों का ग्रीन एरिया घट रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और बारिश के पानी का रिसाव कम हो रहा है। नतीजा बाढ़ की शक्ल में सामने आ रहा है। राजस्थान में मौसम लोगों पर खासा मेहरबान है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है, चौराहे के हर तरफ जो है 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये जल भराव की वजह से इसमें पानी चला गया है। ये गाड़ी खराब हो गई है और ये बाईं तरफ देखिए एक और गाड़ी है जो कि पानी की वजह से जो है वो आगे बढ़ने में इसको दिक्कत हो रही है। शहरों में बढ़ती आबादी के लिए घर और दूसरी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। नतीजा प्राकृतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदी नालों के ऊपर अतिक्रमण बढ़ रहा है और शहर बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जो ड्रेनेज चैनल, नेचुरल ड्रेनेज चैनल होती थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है और ड्रेनेज को जगह नहीं मिल रही है, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी तो कहीं ना कहीं फैलेगा, तो वो सड़कों पे फैल रहा है या ओपन स्पेसेस में फैल रहा है, कॉलोनीज में फैलता है। इसके अलावा कुछ और वजह भी है जिसके चलते हम अपनी शहरी सिस्टम को सैलाब में डूबने से नहीं बचा पाते। एक्सपर्ट मानते हैं कि दिल्ली और मुंबई के हर बार बाढ़ में डूबने की वजह यहाँ का खराब सीवरेज सिस्टम है। ये सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और इन शहरों की बढ़ती आबादी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से बचाने के लिए IIT की तरफ से एक ड्रेनेज मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत दिल्ली की सड़कों और गलियों में होने वाले जलभराव की निकासी के लिए उपाय सुझाए गए थे, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। मुंबई में भी अंग्रेजों के जमाने का सीवरेज सिस्टम चला आ रहा है। BMC सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक है, लेकिन इसके सुधार की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसे 1911 में दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी और आज पॉपुलेशन है 200 लाख। दिल्ली की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 100 गुना बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज पे इन्वेस्टमेंट, ड्रेनेज के प्लान्स हमारे वही चल रहे हैं। मैंने देखा हैदराबाद में, मुंबई में और सूरत में, जहाँ पे ये ड्रेनेज की समस्या हम फेस कर रहे हैं, सब जगह यही है कि ड्रेनेज के प्लान आउटडेटेड हैं। साफ है कि हमें बढ़ती आबादी के हिसाब से अपने शहरों का सिस्टम सुधारना होगा। इसके साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी ताकि गंभीरता के साथ सैलाब में डूबने वाले सिस्टम को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। और अब इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से आ रही है। एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 50 घायल बताए जा रहे हैं। तो ये जानकारी मिल रही है, हादसा हुआ एक्सप्रेसवे पर, इटावा के नजदीक यह हादसा हुआ एक्सप्रेसवे पर। भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है। 50 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और 2 की मौत की खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त मौजूद है। जरा अमित से जानते हैं। अमित, बताइए जरा कब ये हादसा हुआ और किस तरीके से हादसा हुआ है, क्या अपडेट है? बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से ये हादसा की जो समय बताया जा रहा है वो करीब 4:30 बजे से 5 बजे के बीच का है और जो मधुबनी बिहार से दिल्ली बस जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में इटावा के 104 नंबर पोल के पास
ये बस बाकायदा जो साइड का जो नीचे का इलाका होता है खड्डा, उसमें जाके गिर जाती है, जिसके बाद ये बस में बड़ा हादसा होता है जिसमें 50 लोग रोमाना घायल हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनको जिला अस्पताल में घायलों को सैफई पीजीआई में भी भर्ती कराया गया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से भारत ने इनकार कर दिया है। राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना किया। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार भारत की तरफ से कर दिया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे हुए थे और यहां पर भारत ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। एससीओ का जो घोषणा पत्र है उस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, भारत की तरफ से क्या मंशा जाहिर की गई थी? इस घोषणा पत्र में भारत क्या चाह रहा था जो नहीं होने की वजह से हस्ताक्षर करने से भारत ने इनकार किया इस घोषणा पत्र पर? बिल्कुल, देखिए ये जो घोषणा पत्र जो जारी किया जा रहा था आज जो एससीओ समिट में, उसमें भारत की कोशिश थी कि जो आतंकवाद के मुद्दे पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि पाकिस्तान का नाम ना आते हुए भी पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया जाए कि पाकिस्तान किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है भारत में फैलाता है, दुनिया भर में फैलाता है, तो उसको लेकर ही भारत की तरफ से कहा गया था। लेकिन जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि इस बार एससीओ समिट जो है वो चीन में हो रही है, चिंगदाओ में, तो चीन ही अध्यक्षता कर रहा है। तो चीन जो अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करना चाह रहा था उसमें इस आतंकवाद में पाकिस्तान और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं था और पाकिस्तान भी इसका समर्थन कर रहा था। इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया है। तो अब ऐसा लगता है कि अब ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा इस एससीओ समिट में। और इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि यहां एससीओ रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात नहीं की है। बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ था रोमाना की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि एससीओ समिट, क्योंकि एससीओ में जो संगठन है उसमें पाकिस्तान की सदस्य देश है, इसके अलावा रूस है, चीन है और बेलारूस है, ईरान है, सबके रक्षा मंत्रियों से मुलाकात करनी थी। लेकिन साफ तौर से पहले ही मना कर दिया गया था कि वहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं होगी। हाँ, आज जब एससीओ समिट जरूर हुई, इसमें सामने बैठे हुए थे ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे और उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर सुनाया है, लताड़ लगाई पाकिस्तान को कि किस तरह से पाकिस्तान जो है एपिसेंटर है टेररिज्म का, किस तरह से वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है और किस तरह से पहलगाम हमला जो है पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के फ्रेंड्स ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत का कड़ा कूटनीतिक कदम, एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये स्टैंड लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।